हाँ मैम जी, प्लीज प्लीज आप बताइए कि आज का जो विषय है वो अन्य विषयों से अलग कैसे है, और जो उम्र दराज पेशेंट होते हैं वो हम किस तरीके से हम उनके लिए सहायता प्रदान कर सकते थैंक यू रतन जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोनलीनेस, माने अकेलापन। ये एक फीलिंग है, एक भावना है जो हम सब गुजरते हैं। इसमें हम बात करें ना बात करें इसके बारे में, बट ये एक चीज है जो हम सब महसूस करते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम इसके बारे में बात नहीं कर पाते, सोचते कि इसके बारे में बात करके करें भी क्या, है ना। तो जब हम अगर देखा जाए लोनलीनेस यानी अकेलापन, ये जेरियाट्रिक यानी जो 60 साल के ऊपर होते हैं उन पॉपुलेशन में वो थोड़ा ज्यादा दिखता है। और इसके कई वजह होते हैं, वो हम इस टॉक में देखेंगे। उसके अलावा जब हम बोलते हैं अकेलापन, ये क्या है कैसा है ये भी समझना जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे, अकेलापन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है कि हमारी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, हमसे बात करने के लिए कोई नहीं है, हमारी चीजें देखने के लिए कोई नहीं है, हमारे आसपास लोग नहीं है, इसलिए हम अकेले हो गए। उसको हम अलोन कहते हैं, बीइंग अलोन। दूसरा है बीइंग लोनली, यानी हमारे आसपास लोग हैं, मौजूद है, फिर भी हमें अकेलापन लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई है नहीं हमें हमें समझने के लिए, हमारी बातें सुनने। एक बार अनम्यूट कीजिएगा डॉक्टर शर्मा। हाँ, अभी सुन पा रहे? यस यस। हाँ, पहले का कट हुआ था क्या? पहले का हैं। नहीं, सुन पा नहीं वो बैकग्राउंड में बहुत नॉइसी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। तो जो ये अकेलापन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग अलोन, और दूसरे को बोलते हैं बीइंग लोनली। बीइंग अलोन मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास लोग नहीं है हमारी देखभाल करना, हमारे बातें सुनना, कोई अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए अकेलापन लगता है। दूसरा है बीइंग लोनली, यानी हमारे बीच में लोग हैं, हम लोगों के बीच में है, फिर भी हमें अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा, हमारी बात कोई सुनने को रेडी नहीं है। तो लोगों के बीच में रहने के बाद भी जो अकेलापन लगता है उसको बीइंग लोनली कहते हैं। तो कोई भी प्रकार का अकेलापन हो, बीइंग लोनली या फिर बीइंग अलोन, उससे हमें तकलीफ होता है, मन को भी शरीर को भी। क्योंकि उसके वजह से हमें मन में अच्छा नहीं लगता, और जब मन को अच्छा नहीं लगता तो शरीर को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर देखे, मैंने जैसे बोला अकेलापन हम सब महसूस करते हैं। अगर वो 60 के ऊपर वाले पेशेंट्स हो, आम लोग हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबको होता है। बट 60 साल की उम्र के बाद वो अकेलापन बढ़ जाता है। किस वजह से? पहले होता है एक एज के बाद बीमारी ज्यादा होती है ना। जैसे कमजोरी आ जाती है, जैसे जोड़ों में दर्द होना, कम सुनाई देना, कम देख पाना, या फिर कुछ और दिल का बीमारी, और कोई भी बीमारी। इस वजह से क्या होता है, लोगों से मिलजुलने का हमारा जो अपॉर्चुनिटी होता है वो कम हो जाता है। टाइम नहीं मिलता, या फिर हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है लोगों से जाके मिलने का या फिर बैठ के मिलने का। ज्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो जो इंसान हमेशा बाहर रहता था, लोगों से मिलजुलता था, अचानक एक कमरे में उनको रहना पड़ रहा है, ज्यादातर बैठना पड़ रहा है, ज्यादातर लेटना पड़ रहा है। तो उसके वजह से अकेलापन होता है। फिर एक और चीज है कि एक उम्र बाद 60 के ऊपर सब जाते हैं, जब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम अपने बहुत करीबी लोगों को खो देते हैं एक उम्र बाद, है ना। अपने पार्टनर हो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, दोस्त हो, भाई बहन हो, तो इनको हम खो देते हैं। तो उनका खोने का गम तो रहेगा ही, उसके साथ वो जब चले जाते हैं अपनी जिंदगी में से, तभी एक अकेलापन, एक दर्द होता है, जिसकी वजह से हमें और मन में तकलीफें या फिर अच्छे इमोशंस नहीं आते। दूसरा है कि एक एज बाद जब हम
ओल्ड एज हो जाते हैं, हमारे बच्चे क्या होता है, वो लोग अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से घर पे अकेला रहना पड़ता है। उन बच्चे या फिर उनके फैमिली वो सब शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो गांव में हमें अकेला रहना पड़ता है, इसके वजह से अकेलापन रहता है। या फिर ऐसा होता है कि बच्चे क्योंकि शहर जा रहे हैं, उनके साथ हमें भी जाना पड़ता है, तो अपना गाँव, अपना रिश्तेदार सब उनको छोड़ के आपको एक अलग से एक जगह में शिफ्ट हो जाना पड़ता है, या फिर ट्रीटमेंट के वजह से एक जगह पे आपको शिफ्ट होना पड़ता है, इसके वजह से भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और एक एज के बाद तो अकेलापन लगता ही है, बट जब कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है तो वो अकेलापन और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुंबई से नहीं है, किसी और शहर से है, या फिर किसी और गांव से है, वो सब छोड़ के अभी आपको ट्रीटमेंट के लिए लंबे वक्त तक यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ नहीं, किसी और हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे जाना पड़ता है। वो पूरा जो ट्रीटमेंट का वो जो टाइम पीरियड रहता है, वो बहुत मुश्किल होता है, और जो उससे गुजरता है सिर्फ उसी को वो समझ में आता है। क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादातर टाइम बिताना, सुबह आते हैं रात को वापस जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, भाषा समझ में नहीं आता, तो इन सब की वजह से क्या होता है, जो टाइम हम अपने फैमिली रिश्तेदार के साथ मिला स्पेंड करते हैं, वो पूरी तरीके से चले जाता है। उसके अलावा बीमारी जब आती है तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। दर्द होता है शरीर में, थकावट होती है, उल्टी होता है, सुस्ती लगता है, से अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो जोश, जो एनर्जी, जो फुर्तीलापन मन में और शरीर में पहले था, वो नहीं है। और इसकी वजह से अभी लोगों से मिलजुलने का मन नहीं करता, और जब लोगों से मिलजुलने का मन नहीं करता तो अपने आप हमें अकेलापन ज्यादा ज्यादा महसूस होने लगता है। उसके अलावा ऐसे होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कीमो चढ़ गया, कीमो के बाद कुछ लोगों का बाल झड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। रेडिएशन के वजह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है, या फिर सर्जरी का स्टिच दिखता है। तो ऐसे सब दिखता है, जब मार्क्स या फिर ऐसे शरीर में आते हैं तो हमें लोगों से मिलने के लिए हिचकिचाहट होती है, सोच के क्या, अरे उनको तो समझ में आएगा मेरा, हम उसे उसके बारे में किसी से बात ही करना नहीं चाहते। और हमारे मन में ऐसा डर बैठा रहता है कि वो जान जाएंगे क्या कि मुझे कैंसर है, कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, फिर वो मुझे उस नजर से देखेंगे। तो ये सब सोचने की वजह से हम क्या करते हैं, लोगों से छिप जाते हैं। और हम जितना छिप जाते हैं लोगों से, जितना हम अपने आप को अकेले करते हैं, उतना हमारे मन में नेगेटिव जो भी सोच आता है वो भरते भरते जाता है। दूसरा एक ये अकेलापन जब हमें लगता है कि जब कोई बीमारी आती है तो हमें, हमारे मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया क्या, क्यों भगवान ने मुझे ये बीमारी दी, अभी भगवान भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन है मेरा। वो सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि ऐसा लगता है बीमारी तो आ ही गई, अभी भगवान भी मुझे मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसकी वजह से भी मन में बहुत तकलीफ होने लगती है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से अकेलापन बुढ़ापे में और कैंसर के डायग्नोसिस की वजह से होता है। बट कुछ चीजें उसको और बढ़ाती है, जैसे इसके बारे में ना बात करना। हम में से कितने जन अपने मन के बात खुल के किसी से कह पाते हैं, बोल पाते हैं कि मुझे मन में ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अकेला लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं बोलते। क्यों? पहले हमारे समाज में इसके बारे में बात ही नहीं होती। जब दर्द होता है हम सब बोलते हैं हाँ मुझे दर्द हो रहा है, पर जब मन को दर्द होता है हम बोलते ही नहीं, सोचेंगे कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, कि लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम खुल के किसी से जो भी मन में लगता है वो बोल नहीं पाते। और ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो बीमारी के लिए मेरी फैमिली इतनी मदद मेरे कर ही रहे हैं, भी मेरे मन का भी बोलूंगी तो वो भी टेंशन में हो जाएंगे, उनके ऊपर बोझ हो जाएगा। तो वो ये सब सोच के क्या करते हैं, हम नहीं बोलते और मन के अंदर ही अंदर 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 एकदम ऐसे स्टैक करके रखते हैं। और अंत में क्या होता है, हमारा मन, हमारा शरीर एकदम घबरा जाता है, या फिर तकलीफ में हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा क्योंकि कैंसर से वो शब्द से ही हमें डर लगता है, इसके बारे में बात ही नहीं करना,
तो हम किसी से कुछ भी नहीं कह पाते। तो वो जो शर्मिंदगी जो होती है उस डायग्नोसिस से, या फिर जो हमें वो डर बैठा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसके वजह से भी हम कभी इसके बारे में बात नहीं करते, लोगों से दूर चले जाते हैं और वो अकेलापन बढ़ता रहता है। तो अकेलापन ठीक है, तो सब अभी हम सोचेंगे अगर मुझे ही लग रहा है ना अकेलापन, तो हो क्या रहा है मेरे शरीर में? सिर्फ मन में ही नहीं, शरीर भी कई तरीके से अफेक्ट हो रहा है लोनलीनेस की वजह से, अकेलेपन के वजह से। कैसे? पहले हमें पता है चिंता और डिप्रेशन यानी मायूसी, उदासी, ये बढ़ जाता है किसके वजह से? अकेलेपन के वजह से। उसके अलावा कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अकेले रहते हैं तो शरीर का तकलीफ जो भी होता है वो और बढ़ जाता है, दर्द और ज्यादा होता है, कमजोरी और लगती है। जब भी हम किसी के साथ होते हैं, मन पसंदीदा लोगों के साथ रहते हैं, तो उतना तकलीफ नहीं लगता। तो कमजोरी, दर्द और जो भी सिम्टम्स होते हैं जब हम अकेले रहते हैं वो और बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा पूरा कुल जीवन ही उसमें ही असर पड़ जाता है, क्योंकि ठीक से खा नहीं पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, मन में अच्छा नहीं लग रहा, शरीर में अच्छा नहीं लग रहा। तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है। और उसके अलावा एक और चीज है, जब हम एकदम अकेले हो जाते हैं तो हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते। क्यों नहीं? इधर कि हमारे साथ कोई आता नहीं है, और या फिर कोई हमारे साथ नहीं है जिसके साथ हम ट्रीटमेंट के लिए जाए, या फिर ऐसा लगता है कि अब इतना सब ट्रीटमेंट करके फायदा ही क्या, मन को और शरीर को तो अच्छा ही नहीं लग रहा। तो ऐसे होता है अक्सर कि लोग ट्रीटमेंट पूरा लेना छोड़ ही देते हैं इसकी वजह से। और फाइनली ये सब हमारे पूरे जीवन और सर्वाइवल रेट्स को भी अफेक्ट करता है। तो ऐसा है कि अकेलापन जो है ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जन को है दूसरे जन को नहीं है, सब करते हैं, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये एक चीज है जो इंसान होना मतलब अलग अलग फीलिंग, अलग अलग भावनाएं एक्सपीरियंस करना है। तो अकेलापन जो है वो हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेलापन से ऐसा कुछ छुटकारा मिलेगा कि हाँ ठीक हो गया। उसे काबू पाने के लिए सीखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो आप अभी देखेंगे। तो उसके लिए तो कुछ ऐसा ये नहीं है, मैजिक तो नहीं है कि कुछ करें तो हम हमारा अकेलापन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अकेलेपन में थोड़ा हम काबू पा सके। तो सबसे पहला है कि लोगों से थोड़ा मिलजुलना, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा है कि हम इतना बिजी हो जाते हैं कि किसी से बात करने का टाइम नहीं मिलता। सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और वापस घर जाके थक के सो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जब यहाँ पे लंबा सा क्यू में हम वेट कर रहे हैं या फिर वहां पे वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं? दिन में एक करीबी दोस्त, एक करीबी रिश्तेदार को कॉल करके 5 मिनट बात करो, और फिर देखो मन में कैसा लगता है। क्योंकि हमारे रीसेंट स्टडीज में सब ऐसा देखा गया है, 5 मिनट का एक अच्छा सा कन्वर्सेशन, अच्छी सी बात हमारे मन को बहुत रिलैक्स करता है। और जब मन रिलैक्स होता है तो शरीर भी रिलैक्स होने लगता है धीरे धीरे करके। तो एक फोन कॉल 5 मिनट के लिए एक करीबी दोस्त, एक रिश्तेदार को रोज। अगर फोन कॉल ऑप्शन नहीं है तो अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो चैट करना आता है तो चैट कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे जैसे जो सपोर्ट ग्रुप्स है, ग्रुप थेरेपीज है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो फ्री है, इनमें ज्यादातर पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों? जब ऐसे जो आप इन लोगों से आप बात करेंगे जो आपके सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह फील कर रहे हैं, मेरी मेरी मेरा जैसा बीमारी उनके पास है। तो उनसे आप जब बात करोगे तो वो अकेलापन थोड़ा कम होगा। तो ऐसे जो भी सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं, ये ऑफलाइन जैसे इन पर्सन मीटिंग होता है, आप जाके उनसे बात कर सकते हो, या फिर ऐसे जैसे ऑनलाइन जूम ऐप में सब होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े लिस्ट मैंने बनाए हैं जो सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल है कैंसर पेशेंट्स के लिए इंडिया में। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सब ये सारे ग्रुप्स जो है ये सपोर्ट ग्रुप्स रखते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो देखना पड़ेगा कौन से किस में है। बट इससे आपको क्या होगा,
कुछ लोगों से आप बात कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। तीसरा है मन को और शरीर को एक्टिव रखना। क्यों? जब मन और शरीर एक्टिव रहेगा, शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनेंगे। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा। शरीर को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं? अगर एक एज के बाद ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाता, वो तो समझ में आता है, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। योगा, अगर कुछ लाइट योगा आता है वो कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर टहलने के लिए जा सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं रह पाते, चेयर में बैठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग, चेयर योगा वो कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इस सब से क्या होगा, हमारा मन रिलैक्स होगा और हमें कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके अलावा मन पसंदीदा जो भी एक्टिविटीज होते हैं ना, वो कभी मत छोड़ना। जैसे किसी को कविता लिखना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को थोड़ा गार्डनिंग, खेतीबाड़ी जो भी पसंद है वो भी। इससे क्या होता है, मन पसंदीदा चीजें जब भी हम करते हैं, मन में फुर्तीलापन लगता है, और इसकी वजह से जो नेगेटिव सोच हमारे मन में भरती जाती है वो कम होने लगता है। तो वो कर सकते हैं। एक और है लिखना। जो लिख पाते हैं, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो भी डायरी लिखते हैं उनको बहुत पसंद है डायरी लिखना, या फिर जो चिट्ठी लिखते हैं। पुराने के जमाने में तो चिट्ठी लिखते थे, तभी व्हाट्सएप सब नहीं था। तभी आपको कैसा लगता था चिट्ठी लिखते वक्त? अच्छा लगता था, अपने आप पूरा एक्सपीरियंस लिखना, अपने दिन के बारे में लिखना, वो अच्छा लगता था। और जब वो चिट्ठी का रिप्लाई के लिए वेट करना, कब आएगा दूसरे इंसान का चिट्ठी, वो वेट करना, वो फीलिंग अच्छा था, है ना? तो इसी तरह अगर आप किसी के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं तो चिट्ठी लिख लीजिए, खुद के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी को कविता लिखना पसंद है, कहानी लिखना पसंद है, या फिर ऐसा ड्राइंग कुछ करना पसंद है, पेंटिंग, वो सब में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। इसकी वजह से हमारे मन बहुत रिलैक्स होता है, फुर्तीलापन बढ़ जाता है, और ओवरऑल हमारा माइंड और बॉडी थोड़ा बेटर फील करने लगता है। दूसरा है प्रार्थना, मेडिटेशन, या फिर हमारे जो धर्म की किताब होते हैं, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, इन सब में टाइम स्पेंड कीजिए अगर आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं तो। क्यों? इससे क्या होता है, ऐसा कभी कभी लगता है कि जब भी हम भगवान से बात करते हैं या फिर अपना रिलीजन का बुक्स किताब पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ जवाब, जिंदगी में जो भी मुश्किलात चल रहे हैं उसके लिए कुछ जवाब मिल रहा है, या फिर ऐसा है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है। वो फीलिंग की वजह से भी हमें बहुत बेहतर बेहतर फील होता है। तो वो कर सकते हैं। अगर आप चल फिर पाते हो और आपके डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला है कि बाहर मत जाइए, लोगों के बीच में मत जाइए, तो अगर आप मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, टेम्पल जाते हो, तो जाइए। वहां पे जो भी आपका प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो करना, या फिर वहां से लोगों से मिलजुल के बात करना, उसके वजह से भी मन में बहुत शांति मिलेगी। अभी जब मैंने बोला स्टार्टिंग में कि रोज एक जन को फोन करो, बट वो असल असल में ऐसा होता है कि लोगों से तो, हाँ, लोगों को बोलना बहुत आसान है कि लोगों से बात करो, अकेला मत बैठो, इसे सब बताना इजी है, बट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही बहुत हमारा एनर्जी चला जाता है। डॉक्टर से मिलना, क्यू में रहना, इधर उधर जाना, बहुत थक जाते हैं। तो इसीलिए वो बोलने के लिए बहुत आसान है, बट असल में जब करने को होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? एक रूटीन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास रूटीन है, कितने बजे हम नहाते हैं वो थोड़ा फिक्स रहता है, सुबह उठ के ब्रश करना वो फिक्स रहता है, खाना खाने का एक टाइम फिक्स रहता है। उसी तरह किसी से बात करने के लिए एक टाइम तो हम 10-15 मिनट दिन का तो रख सकते हैं ना। तो जैसे भी सोचो, हर रविवार शाम को 4 बजे मैं अपने दोस्त को या फिर रिश्तेदार को 10 मिनट के लिए कॉल करके बात करूंगा। तो ये जो रूटीन जब आप सेट करोगे, तो उतना मुश्किल नहीं होगा उसको एक्चुअली करने के लिए। और इसकी वजह से क्या होगा, एक तो अब अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर हमारे मन में हर रविवार का इंतजार रहेगा, अरे हाँ, मुझे इसको कॉल करना है, कॉल करना है। तो उसके वजह से वो जो अकेलापन का जो भावना है वो हमारी जिंदगी में से थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। उसके अलावा अगर आप ऐसे छोटे मोटे कोई भी काम कर सकते हो, घर का या फिर फैमिली का, वो करो। अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि हाँ, इतना आपको बेड पे रहने की, इतनी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो छोटे मोटे काम जो भी आप करते हो
कर सकते हो। ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है अपने फैमिली मेंबर्स हमें कुछ करने नहीं देते, सोच के कि हाँ अभी इनको रेस्ट करना चाहिए, अभी इनका रेस्ट का टाइम है। बट जब हम ज्यादा रेस्ट करते हैं, कुछ हद से ज्यादा रेस्ट करते हैं, तो मन में अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं। इसलिए अगर फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं तो छोटा मोटा अगर कुछ काम है वो जो कर पाते हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करो। उनको जो भी फैमिली में आप जो भी डिस्कस करते हो, जो भी करते हो, उसमें उनको इन्वॉल्व करो। अगर वो प्लान करना है कि रात को क्या खाना बनाना है, उसमें उनको इन्वॉल्व करो। छोटा मोटा जो भी काम है वो उनको दो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि अभी उनका कोई यूज नहीं है, उनसे अभी हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है, उनको छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास पेट्स, पालतू जानवर है तो और अच्छा, क्योंकि स्टडीज ने सब बताया है पालतू जानवर का देखभाल करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके वजह से टेंशन का जो हार्मोन है वो हमारे शरीर से घटता है, जिसके वजह से हमारा मन थोड़ा बेहतर फील करता है। अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका आप देखभाल कर सकते हैं, एक एक पौधे का, वो भी चलेगा। उसका देखभाल करना, उसको पानी देना, उस सब में क्या होता है कि हम थोड़े एंगेज हो जाते हैं। तो हम जितना एंगेज रहते हैं उतना हम बेटर फील करते हैं। अभी दूसरा चीज, अक्सर ट्रीटमेंट सब के लिए जब हम आते हैं तो फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि फैमिली सब कहाँ पे है, गांव में है, हम इधर है, तभी अच्छा नहीं लगता मन को। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले अभी तो फोन जिसके पास भी है उनके पास फोटोज रहेगा, है ना, मैसेजेस रहेंगे उनके, या फिर वो जो फोटो आता है पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब अपने पास रखना। जब भी उनकी याद आए, जब भी ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है, हम अक्सर उसको देख पाए। और दूसरा चीज, अगर आपके पास पोता पोतियां हैं तो उनसे बात कीजिए, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, अपने लाइफ में आपने क्या क्या किया, क्योंकि उन्होंने तो नहीं देखा पुराना टाइम, है ना। तो आपके जो पुराने जमाने की जो भी कहानियां हैं वो उनसे शेयर कीजिए। क्यों? वो उनका और आपका कनेक्शन बेहतर करवाएगा, और आपके जो मन में जो अकेलापन है ना उसको भी कम करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। दूसरा चीज ये है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड मतलब किसी चीज का शुक्रगुजार होना। तो अभी हम सोचेंगे जिंदगी में ऐसा क्या है कि हम इतना शुक्रगुजार हुए, है ना। तो अगर हम देखें, अगर मैं अभी आपको पूछूं आपके पूरे दिन में एक चीज सोचिए जो बिल्कुल ठीक नहीं गया, आज के पूरे दिन में एक चीज जो बिल्कुल ठीक नहीं गया, बहुत घटिया गया, वो सोचिए। और फिर मैं बोलती हूँ, एक चीज के बारे में सोचिए जो आज हुआ जिसकी वजह से आपको थोड़ा बेहतर फील हुआ, थोड़ा अच्छा लगा। तो जब ये सोचेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि जो बुरे चीज है ना वो मन में फटाफट एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे आते रहते हैं। कुछ अच्छा सोचने के लिए जब हम ट्राई करते हैं मन में आता ही नहीं, मन एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आज अच्छा हुआ ही क्या मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में कुछ भी ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। शायद किसी ने हमसे मुस्कुराया होगा, शायद किसी ने हमारे लिए डोर पकड़ के रखा होगा, शायद किसी ने हमारे लिए गाड़ी रोकी होगी। वो भी ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन कभी उस तरफ जाता ही नहीं। माने अभी एकदम ऑपोजिट देखे, किसी ने हमसे थोड़ा गुस्सा होके चले गए, पूरा दिन हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, वैसे कैसे गुस्सा कर दिया, ऐसे क्यों उसने बिहेव किया, वो हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इंसान का जो मन है वो नेगेटिव चीजों में ज्यादा फोकस करता है। तो तो उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? रात को सोने से पहले हमेशा लिखना आता है तो लिख सकते हैं, वरना सोच सकते हैं आज के दिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वो छोटे से छोटा चीज भी हो सकता है, किसी ने मेरे लिए डोर पकड़ा, कोई मुझसे मुस्कुराया, आज मुझे गाड़ी जल्दी मिल गई, ट्रेन में आज मुझे सीट मिल गई। छोटे से छोटा चीज, बट उसको हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमेशा नेगेटिव में ही फोकस करता है, जिसकी वजह से हमारे मन की परेशानी बढ़ती जाती शायद से नेटवर्क इश्यू आ रहा है। अ, थोड़ा भी इंतजार करेंगे। मैं मुझे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रही है, हमें बता रही है कि
चीजें किस तरीके से काम कर रही है, हमारा दिमाग हम हमारे साथ किस तरीके से खेलता है और हमें किस तरीके से अपने आप को संभालना चाहिए, इसके बारे में न्याय मुझे ने बता दी। तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि हम जिंदगी में या फिर अभी फिलहाल की जो चीजें चल रही है हमारे साथ, उसमें हर चीज में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस जद्दोजहद में अपने आप को किस तरीके से संभाले रखना है, इसके बारे में हमें न्यायमा जी बता रही है। और हमारे जो उम्रदराज पेशेंट है वो किस तरीके से इजीली ये मैनिपुलेट हो जाते हैं चीजों के लेकर, इसके बारे में न्यायमा जी हेलो। बता रही है। यस न्यायमा जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक प्लीज कंटिन्यू कीजिए। है। यस हाँ, तो हम बोल रहे थे जैसे ये सपोर्ट ग्रुप सब रहते हैं, वैसे ही अभी आप यूट्यूब में देखेंगे या फिर कोई भी सोशल मीडिया में देखेंगे, बहुत सारे चैनल्स रहते हैं जिसमें ऐसे ओल्डर पेशेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है उनके सेहत के बारे में, या फिर भजन रहता है, मेडिटेशन रहता है, म्यूजिक प्रोग्राम रहता है, क्लासेस रहते हैं। इन सब में पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपको एक जानकारी मिलेगी, दूसरा बहुत लोगों से आप मिल पाओगे जिससे आप अपने एक्सपीरियंसेस अनुभव शेयर कर सकते हैं। तीसरा, उसमें से आपको वो जो अकेलापन का वो जो भावना आप में आती है वो कम होते जाता है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है, जैसे हमने बोला था, जब आप ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सब आते हैं तो फैमिली को छोड़ के, गांव से छोड़ के एक अनजान शहर में आना पड़ता है। तो इसके वजह से त्योहार के वक्त या फिर कोई भी फेस्टिविटीज के वक्त मन में अच्छा नहीं लगता, बहुत अकेला लगता है। उस टाइम क्या कर सकते हैं? अभी हमारे जमाने में तो अभी हमारे पास फोटोज है ना, फोन में फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो छोटे जो तस्वीर होते हैं फैमिली के, त्योहार के, वो हमेशा अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम उसको देख के याद कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में था, वैसे पल थे जब हमारे साथ लोग थे, हम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वो याद दिलाने के लिए हमेशा ये फोटोज या फिर जो भी है ऐसे छोटी छोटी चीजें अपने पास रखना, अपने घर के बारे में या फिर अपने रिश्तेदारों के बारे में। दूसरा चीज है बडी सिस्टम, जो लंग कनेक्ट के पास ऑलरेडी है। बडी माने एक साथी जो आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपको सपोर्ट करता है। फैमिली तो है ही सपोर्ट करने के लिए, डॉक्टर्स तो है ही, नर्सेस तो है ही, बट उसके अलावा आपके पर्सनल चीजें सुनने के लिए, आपके मन में जो भी तकलीफ है उसके बारे में सुनने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, सलाह करने के देने के लिए ये बडीज रहते हैं। तो उसके बारे में आपको और जानना है तो संजीव जी से आप पूछ सकते हैं। बट ऐसे सिस्टम से क्या होता है, जो अकेलापन रहता है मन में वो कम होता है, क्योंकि हमें लगता है हाँ मेरा कोई तो सुनने के लिए है, मेरे मन में अगर कुछ दुविधा है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी से बात तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट कोई तो सुनने के लिए है। तो ये बड़ी सिस्टम उसके लिए हेल्प कर सकता है। फाइनल थिंग ये है लेगेसी लेटर। लेगेसी लेटर माने हमारे आगे के जो जनरेशन है उनके लिए एक लेटर लिखना, जैसे आपके बच्चे, पोता पोती, कि आपको उनसे क्या बोलना है, आपके मन में जो भी है वो खुल के बताने के लिए। ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमें अपने सामने वाले से कहना होता है, बट हम कह नहीं पाते क्योंकि वो आसान नहीं है, जो भी मन में होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो लेटर में क्या कर सकते हैं, आप अब उनको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या फिर उनको अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं, जो सीख आपने अपने जीवन से सीखी है वो उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने जीवन में उसको यूज कर सके। तो ऐसे लेटर जब उनको मिलता है उनको भी मन में अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा आपका दिया हुआ वो लेटर उनके पास रहेगा और आपको वो अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जब हम सोच के बारे में देखें, जो अकेलापन होता है या फिर कोई भी नेगेटिव सोच मन में आता है, ऐसा लगता है हमें कि वो एकदम रियलिटी है, वो सही है, 100% वही है जो हम सोच रहे हैं, वो पक्का करेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है। अक्सर अगर हम देखें, हम सोचते हैं हाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बोझ हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, ऐसा हमारा सोच मन में आता है। बट वो सोच सही या गलत, वो सही या गलत का तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सोच सिर्फ सोच होता है, वो ना तो सही होता है ना तो गलत होता है, वो लहर जैसे होता है, वो आता है वो चले जाता है।
तो अपने आप को याद दिलाना होता है कि ये सोच है। जस्ट बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्चुअल में अकेला हूँ। अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है हमारा कोई है नहीं, बट उसके बाद कोई ना कोई तो आके हमें हेल्प कर देता है। तो वो सोच अपने आप, उधर हम उसको चैलेंज करने लगते हैं कि हाँ शायद मैं इतना अकेला भी नहीं हूँ। तो जब भी ऐसे नेगेटिव सोच हमारे मन में आता है, उसको क्या करना है, हमें बैठ के देखना है ये सोच एक्चुअल में सही है कि गलत। एक्चुअल में मैं अकेला हूँ कि मुझे सिर्फ लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। तो जब हमें लगता है कि हाँ ये सिर्फ सोच है, ये एक्चुअल में नहीं है, तो हमारे मन को थोड़ा शांति मिलता है। तो जब भी ऐसे सोच मन में आए, उसको बैठ के और सोचना कि ये जो है गलत है कि सही है। ऐसा कब हुआ है कि मेरे साथ कि मैं अकेला बैठा हूँ और कोई आके मेरे से कुछ अच्छी से बात किया, किसी ने कुछ शेयर किया, तो मेरी वो जो अकेलापन है वो थोड़ा थोड़ा के कम हो गया। तो उसके बारे में बैठ के थोड़ा सोचिए। फाइनल थिंग, अपने फैमिली से मदद मांगिए जब आपको मदद चाहिए। ऐसा होता है हम सोचते हैं कि ऑलरेडी उनको मैंने इतना तकलीफ दिया, अभी मैं क्यों अपने बारे में और अपने मन की चीजें बोल के और उनको टेंशन में लाओ। तो हम क्या करते हैं, बोलते ही नहीं। अगर हमें मदद की जरूरत भी होती है, हम कुछ भी करके खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जब हमारी फैमिली को हमारी जरूरत होती है, हम दौड़ के उनके पास जाते हैं बिना सोचे, है ना। तो अगर आज हमें कुछ मदद की जरूरत है तो हम भी उनसे पूछ सकते हैं। तो अपने फैमिली को बोलो, अगर वो आपको बोलते हैं आप रेस्ट करो, कुछ काम मत करो, इधर बैठे रहो, लेटे रहो, और अगर आपको कुछ करना है तो उनसे बोलिए कि मुझे इन्वॉल्व होना है, मुझे आप लोगों को हेल्प करना है, इससे मुझे मन में अच्छा लगता है। तो वो उनको खुल के बताइए। मन में जो भी लगता है, अकेलापन लगता है, अच्छा नहीं लगता, जैसे आप बोलते हैं दर्द होता है शरीर में, उसी तरह जब मन को दर्द होता है, तभी अपने फैमिली को बताइए कि आपको ठीक नहीं लग रहा। और फाइनली, तो छोटी छोटी स्टेप्स है आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो अकेलापन थोड़ा कम करने के लिए। बट जब ऐसा लगे कि ये करके भी मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा है, अकेलापन है, जा नहीं रहा है, ऐसे अटका हुआ है, तभी एक साइकोंकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं। ये अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन सब महसूस करते हैं, बट ये उसका यही एक चीज है कि वो परमानेंट नहीं है। 24 घंटे तो हम अकेलापन नहीं महसूस करते हैं ना। एक पॉइंट में ऐसा होता है कि हमें अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद बुरा लगता है। तो जब भी अकेलापन हमें महसूस हो, ये जो थोड़े थोड़े स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, ये ट्राई कीजिए। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो जरूर साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। इसके अलावा अभी, क्योंकि फोन का, इंटरनेट का टाइम है, तो बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है अपने मन के लिए, ये अकेलापन मिटाने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े हेल्पलाइन के नंबर और एप्स के नाम डाले हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन मन के हेल्पलाइन है, तो जब भी मन में कुछ ठीक नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, तकलीफ जैसे लगे, टेंशन या फिर मायूसी जैसे लगे, तो इन हेल्पलाइन में आप कॉल कर सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स रहते हैं, वो आपकी जो भी समस्या है वो सुलझाने में हेल्प करेंगे, और ये सारे हेल्पलाइन फ्री है। इसके अलावा जो पेशेंट्स फोन यूज करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें उनको थोड़ा एंगेज करवाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, उसमें ऐसे वीडियोस आते हैं, बात करने के लिए सेम एज ग्रुप रहता है, गेम्स रहते हैं, तो उनको वो थोड़ा बहुत और एक्टिव करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल मेरे साइड से। थैंक यू इतने पेशेंटली सुनने के लिए। आधे घंटे से ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, बट आप इतने प्यार से सुनिए, तो थैंक यू सो मच। रतन जी, ओवर टू यू। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच नायमा जी। और आप हमेशा से ही बहुत ज्ञान प्रदान करती है, और हमेशा से वो आपकी बातें सुन ही रहे थे हम कि क्या क्या बात चल रही है क्या नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो सबसे पहले प्लीज चैट बॉक्स में आपके सवाल डालिए। साथ में हमने रिक्वेस्ट किया था कि सबको कि ट्रीटमेंट रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ भी चीजें चल रही है तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें हमारे चैट बॉक्स में डालिए।
तो एक ही सवाल आया हुआ है। क्या महक मैम ने हमें ज्वाइन किया है? महक मैम, क्या हमें सुन पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच आपकी बिजी शेड्यूल में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैम, क्या हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मैम? मैम मैम, एक सवाल आया था आपके लिए। एक पेशेंट ने सवाल किया है कि ऑपरेशन के बाद क्या रेडिएशन और केमो लेना जरूरी होता है? अगर होता है तो क्यों जरूरी होता है? अ, ये ना बहुत ही जनरल सवाल हो जाता है क्योंकि हर कैंसर का हर जगह के कैंसर का अलग अलग इलाज होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कैंसर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देना जरूरी है। कई सर्कमस्टेंसेस में कई प्रकार के कैंसर में हम देते हैं रिस्क फैक्टर देखते हुए कि सर्जरी कंप्लीट हुआ है, सर्जरी में क्या मिला है हमें, बेसलाइन कितना बड़ा ट्यूमर था, आगे का रिस्क वापस आने का कितना है, वो सब ध्यान करते हुए पेशेंट कितना फिट है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। वो कीमोथेरेपी होती है, कई बार रेडियोथेरेपी होती है, कई बार दोनों होता है। जी मैम। मैम, एक अक्सर सवाल आता है कि लोग अक्सर क्या थेरेपीज के बारे में कंफ्यूज होते हैं। तो आप मुझे हमें एक बताएंगे कि किस तरीके से ये चीजें चलती है, या फिर एक मैडम को पर्सन किस तरीके से निर्धारित करता है कि इनका केमोथेरेपी पहले होना चाहिए, सर्जरी पहले होना चाहिए, या फिर रेडिएशन पहले होना चाहिए? किस तरीके से चीजें निर्धारित होती है? ये अलग अलग ट्यूमर का अलग अलग इलाज होता है, बट हर प्रकार के ट्यूमर में हमारे पास तीन ऑप्शंस रहती हैं: सर्जरी का, रेडियोथेरेपी का, कीमोथेरेपी का। जो अर्ली कैंसर्स होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी करके उनको निकाल पाएं। कई ट्यूमर्स में सर्जरी करना उसी टाइम पे नहीं हो पाता है, या तो पेशेंट फिट नहीं होता है या तो बीमारी बड़ी होती है। तो वो कुछ केसेस में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कीमोथेरेपी दे के बीमारी को थोड़ा छोटा कर दें और फिर सर्जरी करके उसको कंप्लीटली निकाल दें। कई पेशेंट्स में सर्जरी होना संभव नहीं होता है, कई पेशेंट सर्जरी करना भी नहीं चाहते हैं। फिर उनमें पेशेंट्स में देखते हैं कि हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी साथ में देके वो बीमारी को खत्म कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो देना सेफ रहता है तो हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लान करते हैं। अगर बाय चांस वो भी ऑप्शन नहीं रहता है तो फिर हम सिर्फ कीमोथेरेपी देके बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं। ये सब चीज़ों की प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। एक तो हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट के रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, फिर बीमारी के रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं। पेशेंट के रिलेटेड फैक्टर्स में हम देखते हैं कि पेशेंट की उम्र क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट खुद क्या चाहता है, फिर पेशेंट के आगे हम अगर सर्जरी करेंगे तो उसको कितना लाभ होता है, सर्जरी के बाद साइड इफेक्ट्स कितना उनको मुश्किल दे सकता है, या जो भी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हम बहुत सारी चीजें आपके ऊपर डालते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पर हर पेशेंट के साथ में अलग अलग चीजें करने का कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हर पेशेंट को चाहिए अलग चीजें होती है, एंड हम हर पेशेंट को हर प्रकार की कीमोथेरेपी भी नहीं दे पाते। स्पेशली हमारे जो जीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स के सारे फैसले पेरेंट्स ये बच्चे लेते हैं या उनके भाई बहन लेते हैं। पर हमारी कोशिश क्या होती है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट कि हम पेशेंट से बात करके पूछे कि पेशेंट वो खुद क्या चाहते हैं। तो वी प्रेफर कि हम पेशेंट से बात करें और पेशेंट से पूछ लेने के बाद ही कुछ भी ट्रीटमेंट प्लान करें। बट बहुत सारी स्थितियों में आई थिंक हमारी फैमिली बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि ज्यादातर जो भी डिसीजन मेकिंग होता है बच्चे करते हैं या क्लोज फैमिली मेंबर्स करते हैं। जी मैम। मैम, और एक चीज सवाल आता है कि कई बार होता है कि काफी लंबा समय खिंच जाता है और कोई भी ट्रीटमेंट चालू नहीं होता, तो पेशेंट काफी वरी करते हैं। तो अक्सर ये किस किस हालातों में ये चीजें होती है, और हमें उस समय क्या करना चाहिए, और किससे बात करनी चाहिए? डेफिनेटली हमें जित क्या होता है कि कोई भी कैंसर का प्रॉब्लम होता है, हमें लगता है कि जल्द से जल्द इलाज किया जाए, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बट थोड़े प्रकार के कैंसर्स होते हैं कि जैसे आज हमें कोई शंका है, आज हमें डायग्नोसिस मिल गया है कि हमें अगले 1 घंटे में ट्रीटमेंट देना चाहिए,
कोई बीमारी होती है कि हमें अगले 2-3 दिन में ट्रीटमेंट देना चाहिए। पर जो मोस्टली कई बीमारियाँ जो हम रूटीन में देखते हैं, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे हड्डी कैंसर हो, चाहे वो फूड पाइप का कैंसर हो, ये सारे कैंसर्स ऐसे नहीं है कि हम अगर 2 दिन या 1 हफ्ता इलाज ना करें, वो तेज़ी से ना एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है जनरली। जो भी जीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम कैंसर्स देखते हैं, वो धीमी गति वाले कैंसर होते हैं। धीमी गति वाले ये नहीं है कि तुम महीनों इलाज नहीं करो, ऐसा नहीं है। इलाज करो, सही इलाज करो, बट 2-3 हफ्ते पूरा ट्रीटमेंट समझ के, पूरा जानकारी लेके फिर इलाज करना ज़्यादा बेहतर होता है। हालाँकि जल्दी इलाज करके, कोई भी इलाज करके ऐसा नहीं होता है। हमें टाइम देना होता है, पेशेंट को फिट करके, बीमारी समझ के, स्टेज समझ के, कई बार हम एडिशनल टेस्टिंग करवाते हैं, उन सब के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बट कई स्थितियों में ऐसा होता है कि पेशेंट को दिक्कत दे रहा होता है, जैसे कि सांस लेने में बीमारी हो जाती है या खाना नहीं खा पाते हैं। वो जो सिम्प्टोमेटिक बेनिफिट हम चाहते हैं कि हाँ, एक कीमोथेरेपी से उनको सिम्प्टोमेटिक बेनिफिट ज्यादा रहेगा, तो हम पुश करते हैं कि जैसे हमारे पास डायग्नोसिस आ जाए, हम 3-4 दिन में एटलीस्ट कीमोथेरेपी शुरू कर दें। ओके मैम। मैम, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये क्या तीनों अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज? ये सारे सिस्टमिक थेरेपी है, मतलब हम मुंह से या सलाइन से कुछ लेते हैं और जहां जहां कैंसर होता है वहां वहां जाते हैं। तो ये कीमोथेरेपी जैसे सब जगह पे जाके नाश कर देता है। टारगेटेड थेरेपी होता है जो कैंसर स्पेसिफिक होता है, वो ओरल भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। एंड इम्यूनोथेरेपी है कि वो इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि वो कैंसर फाइट कर सके। तो ये अलग अलग एक्शन होता है, बट चीज सेम है। जी जी मैम, जी मैम। बस और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो अगर होता है तो फिर हम आपसे वापस करेंगे। हम तुरंत। ओके। महिमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम काफी आपने काफी सारे ब्रीफ में बातें बताई, फिर भी बहुत सारे सवाल है हमारे मन में। जैसे कैसे हम कैसे पता कैसे कर सकते हैं कि अकेला हमारा पेशेंट अकेलापन महसूस कर रहा है? ऐसा कोई सिम्टोमेटिक सिम्टम्स दिखते हैं क्या, या फिर ऐसा कुछ है क्या जिससे हम पता कर सके कि जादू की छड़ी वगैरह डाल के कि ये है कि नहीं है, या फिर हम बेफालतू फिक्र कर रहे ठीक है। तो जब मन की बात आती है ना, कोई जादू की जड़ी जैसे कोई भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मन का जब भी कुछ असेसमेंट करते हैं तो वो थोड़ा लंबा रहता है, थोड़ा बैठ के हमें समझना पड़ता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जब वो ऐसे क्लिनिक वगैरह में आते हैं तो वो लोनलीनेस, अकेलापन मेजर करने के लिए स्केल्स होते हैं, जैसे क्वेश्चनर्स होते हैं। जो भी पेशेंट ने जीए किया है, जेरियाट्रिक असेसमेंट किया है, उनको पता है लंबा वाला फॉर्म होता है। तो उसमें से हम पकड़ पाते हैं कि हाँ वो अकेला है कि नहीं। तो उनका सोशल सपोर्ट हम मेजर करते हैं, पूछने के लिए कि घर पे कितने जन है, देखभाल करने के लिए कितने जन है। और फिर पूछते हैं देखभाल करने के लिए जन है तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में जो भी तकलीफ है वो आप किसी से शेयर कर पाते हो। अगर आपको कुछ सलाह चाहिए तो आप किसी से पूछ पाते हो। अगर आपको कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो कोई शायद से। महसूस नहीं कर रहे। मेरा महिमा जी, इंटरनेट बीच में, अब मैं जी जी जी, अब आपका सुन इंटरनेट पा बार रहे बार हैं जा क्या? रहा है। नहीं है, वो बार बार हाँ, मुझे इंटरनेस आ रहा है, मैसेज तो आया। प्लीज एक बार, प्लीज ज़्यादा रिपीट अच्छा करेंगे ठीक है, अभी प्रीवियस। सुन पा रहे? यस जी यस, जी। हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रही थी, हाँ। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चनर्स रहते हैं। जैसे जेरियाट्रिक असेसमेंट जिसने भी किया है ये पेशेंट से, उनका एक लंबा फॉर्म, एक सोशल सपोर्ट का, जिसमें हम जान पाते हैं कि महसूस क्वेश्चन है आपके घर पे कितने जन हैं, ये देखने के लिए आपके पास कितने जन हैं। जैसे हमें समझ में आता है कि वो लोन है कि नहीं। दूसरा चीज, वो लोनली है कि नहीं देखने के लिए उसके बाकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके पास है क्या जिससे आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो शेयर करने के लिए कोई है क्या, कुछ सलाह चाहिए पूछने के कोई है क्या, बात करने के लिए कोई है क्या। तो क्वेश्चन हम क्या समझ में आता है कि वो
शायद से वापस से एरर आ गया है। सो जो हम जान रहे थे कि हम अकेलेपन से कैसे लड़ सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले। आज का जो टॉपिक था उसके बारे में भी सवाल के जवाब मिले। डॉक्टर महक से हमें जानकारी मिली कि आज सिस्टमेटिक थेरेपीज वगैरह क्या है, उसके लिए क्या क्या किस तरीके से काम करते हैं। अ, नायमा जी, आप ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ, डिस्कनेक्ट होते जा रहा है। सुन पाए क्या जो मैं बोली? लास्ट फ्यू सेकंड्स वी आर नॉट लिसन। प्लीज रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, हम ये लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा, वी मिनट विल में नॉट टेक आफ्टर दैट। ठीक है, ठीक है, तो मैं दूसरे एक बार कनेक्ट करती हूँ, दूसरे इंटरनेट। एक मिनट। आप ठीक है, अभी बेहतर है? अभी बेहतर है? जी, जी बेहतर। आप वीडियो बंद कर देंगे तो भी आवाज अच्छे से आ जाएगा, और हाँ फिर ठीक है, हाँ ठीक है। तो हाँ, जी जैसे मैं बोल रही थी, तो क्वेश्चनेयर में से हमें समझ में आता है कि आपकी देखभाल करने के लिए कितने जन है, और उसमें से बाकी जो फॉलो अप क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आपको बात करने के लिए कोई है क्या, आपको मन में जो भी आप महसूस करते हैं वो शेयर कर पाते हैं क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में से क्या मिलता है, हमें समझ में आता है कि आपको वो जो अकेलापन का जो भावना है वो आप महसूस कर रहे हो कि नहीं। और दूसरा, जब आपका वो फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि कोई चिंता में है क्या, या फिर कोई उदास है क्या, वो नोट करके फिर हम फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं कि घर पे कौन कौन है, किससे आप शेयर करते हैं ज्यादा, मन में जो भी तकलीफ है वो आप शेयर कर पाते हो क्या। इन सब क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि हाँ, ये जो अकेलापन का भावना है वो पेशेंट गो थ्रू कर रहा है कि नहीं। जी 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 जी। और ये कंसेप्ट क्या है, जो आपने कहा कि अपने आप को चिट्ठी लिखना, ये कंसेप्ट क्या है, मतलब वो बस बता दीजिए हमें। मुझे समझ में नहीं आया, एक और बार रिपीट कर सकते हैं? जी, आपने कहा था ना कि अपने आप को चिट्ठी लिखने से भी काम चलेगा। आपने कहा हाँ हाँ, अपने। जी जी जी, वो क्या कंसेप्ट है वो ठीक है, बताना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बट वो आ, हम अपने आप से ही कभी नहीं बोल पाते, किसी और से तो बोल ही नहीं पाते, उसके बारे में बैठ के हमें सोचने को भी नहीं आता, क्योंकि इतने सारे सोच मन में एक साथ आ जाते हैं ना कि हम एकदम घबरा जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक पेपर, अगर आपको लिखना आता है तो एक पेपर लीजिए, और जो भी मन में आता है वो लिख लीजिए उस चिट्ठी में। जैसे डायरी में अक्सर लोग लिखते हैं ना, मुझे कल ये करना है, कल वो करना है, उसी तरह ऐसे भी हम कर सकते हैं कि एक हफ्ते, एक महीने बाद हम जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो डायरी में एक चिट्ठी जैसे लिखना अपने आप को, कि हाँ, कि आज का तारीख ये है, और ये महीने के अंत तक मुझे मेरी जिंदगी ये करना है। तो जब ये सब हम लिखते हैं तो क्या होता है, पहला हमारा जो सोच होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि मन में सोच आते रहते हैं, भावनाएं आते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एकदम ओवरवेलम, एकदम घबरा जाते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये चिट्ठी का एक टेक्निक होता है। तो जब हम अपने आप से बात करने लगते हैं, या फिर अपने सोच को एक थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उससे वो अकेलापन कम होता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस सेशन के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे महक मैम का भी। अ, अनुपम मैम, प्लीज मंच पे आइए और हमारे जो मेहमान है उनका शुक्रिया अदा कीजिए। हाय। यस मैम, यस। यस हाय रतन जी। यस मैम, प्लीज। तो पहली बात तो बहुत ही अच्छा सेशन लिया है नेमा जी ने। और उन्होंने काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये लोनलीनेस, जो ओल्डर एज ग्रुप में जो है, एक्चुअली वो काफी एक कॉमन इश्यू है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो ओल्डर एज ग्रुप रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो काफी टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे ओपीडी में हम ट्राई करते हैं कि ये मतलब उनको जो इश्यूज हैं वो
हम एड्रेस कर पाए। पर काफी टाइम हमें लगता है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर महक ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि काफी सारे जो उनके डिसीजंस जो रहते हैं वो रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड होता है, और उनके काफी सारे एंड वो रिलेटिव्स वो काफी फोकस रहते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट, मतलब वो उसके ऊपर ही उनका ध्यान रहता है कि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, उसके बाद फिर आगे का ये सब प्लानिंग किया जाए वैसे। और जो पेशेंट्स जो रहते हैं और जो उनके इश्यूज जो रहते हैं वो कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी उनको क्योंकि इतना वो डिपेंडेंट रहते हैं रिलेटिव्स के ऊपर, तो उनको ऐसे लगता है कि और उनको अगर उनको कुछ इश्यूज भी हैं या फिर अगर ऐसे कुछ लोनलीनेस ऐसे लगता भी है, तो कभी कभी वो नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ना डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना सब कुछ टाइम उनके ऊपर स्पेंड किया है करके। बट जैसे नाइमा जी ने कहा है कि जो उनका जो काफी सारे जैसे हैं, जैसे सोशल एक्टिविटीज जितना उनसे मेंटेन हो सकता है तो सब वो मेंटेन करने की कोशिश करें। और उसके अलावा जो भी उनके मतलब कभी 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 कैसे होता है कि रिलेटिव्स कंसर्न आउट ऑफ कंसर्न वो पेशेंट्स को बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, एक जगह बैठ जाओ। तो जितना उनसे होता है, मतलब उनको फोर्स भी नहीं करना है, पर जितना उनसे छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं, थोड़ा वॉकिंग, रूम के अंदर भी वॉकिंग, थोड़ा भी जितना भी होता है कॉरिडोर में वॉकिंग, बेसिक बेसिक जो भी चीजें होती हैं उनसे वो उनको एनकरेज करें। और उनका जितना नॉर्मल रूटीन जितना मेंटेन हो सकता है वो मेंटेन करने की कोशिश करें, मेन तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मतलब टॉक मतलब ऐसे भी नहीं है कि पूरे दिन बैठ जाए उनके साथ, ऐसे भी नहीं है। अगर 5-10 मिनट भी क्वालिटी टाइम अगर वो अपने रूटीन से निकाल सकते हैं रिलेटिव्स जो भी उनके साथ हैं, अ, अगर थोड़ा क्वालिटी टाइम भी रोज निकाल सकते हैं या कभी भी उनके लिए 15 मिनट्स 20 मिनट्स भी चलेगा, पर उस टाइम में थोड़ा उनसे बातचीत करना, उनसे बैठ के मतलब पूछना कि सब ठीक है, अगर इतना भी कर लेते हैं तो ओल्डर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही उनको रिलीफ मिलता है एक्चुअली। और अगर वो मतलब काफी जो हमारे यहाँ पे पेशेंट्स जो आते हैं वो काफी मतलब वो होम टाउन मतलब काफी दूर 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 से भी आते हैं, तो उसकी वजह से काफी उनको होम सिकनेस, उनका जो कम्युनिटी के साथ जो कनेक्ट है वो सब चले जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए भी जैसे मतलब जैसे नैमा जी ने भी बोला है, बीच बीच में वो शेड्यूल करना पड़ेगा कॉल्स रिलेटिव्स के लिए, वीक में ऐसे दो दो दिन फिक्स करना पड़ेगा, अच्छा ये दिन हम कॉल करेंगे और इनसे बात करेंगे। और कम्युनिटी का भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको जितना हो सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतना कॉमन हो गया है, और काफी सारे बुजुर्ग उसको एक्सेप्ट भी उन्होंने कर लिया है, काफी सारे टेक savvy भी हो गए हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप सब अभी और इजी हो गया है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का वो ज्यादा यूटिलाइज करें अगर वो अपने होम टाउन से सब दूर है तो। So, जी मैम, इतना इतना आदी हो गया है कि हमसे मोबाइल छीनना पड़ता है ना मैम? जी। तो हम अगली बार नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए लोगों के साथ और नए आपके साथ वापस मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका, अपने परिवार का, अपने पड़ोस वालों का भी ध्यान रखिए ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, शुक्रिया, शबा खैर, फिर मिलेंगे, सायोनारा।